हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज अर्थात ट्राइबल सोसाइटी इन एमपी में प्रमुख कौन कौन सी जनजातियां आती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी स्टडी के लेक्चर में हम लोग 2 जनजातियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज 4 जनजातियों को और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एमपी में जो मेजरली जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों का जो एमपी पीएससी में जो शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड या ये कहें कि ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज की पहली जो ट्राइब है वो कोरबा है। कोरबा आप लोगों को नाम पता है और ये एक बहुत ही वेल नोन जनजाति है। तो हम लोग देखते हैं। कोल प्रजाति की जनजाति मध्य प्रदेश में छोटा नागपुर से ही आई है। यह बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा ज़िले में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ये आप लोगों को एरिया ज़रूर याद रखना है कि किस एरिया से ये लोग किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डाल्टन ने उनके बारे में लिखते हैं कि असुरों के साथ मिश्रित तथा उनसे बहुत ही अलग भी नहीं, सिवाय इसके कि ये यहाँ अधिकतर कृषक हैं। वे वहाँ के धातु गलाने का काम करने वाले लोग हैं। हम सबसे पहले कोरबा से मिलते हैं जो कि उक्त नाम के अंतर्गत कालेगमीन श्रृंखला की टूटी हुई कड़ी है। तो ये इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री है। यही जनजाति पश्चिम की ओर सरगुजा, रायपुर तथा पालाभाड़ा पठार पर से होती हुई अधिक संगठित जनजाति कुर तथा रीवा के मुसाइयों तक पहुँचती है। सेंट्रल प्रोविंस में यह विंध्याचल से सतपुड़ा तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जब जनजातियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी क्लियर होना चाहिए कि कोरबा जो है, तो कोरबा ये हम सभी को पता है कि कोरबा एरिया में पाया जाता है। लेकिन ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एमपी में पूछ दिया तो एमपी में भी पाया जाता है, लेकिन उसके सराउंडिंग जो स्टेट हैं उनमें भी, जैसे कि छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में कोरबा दे दिया कि क्या मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो कोरबा अगर दिया है मीन्स मध्य प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। बहुत ही पिछड़ी जनजातियों में से ये एक है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के जशपुर और सरगुजा और बिहार के पलामू जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कोरबा का मजुमदार और पलामू के कोरबा का संडवार नामक विद्वानों ने विस्तृत अध्ययन किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये एक फैक्ट है जो कि याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में कोरबा हैं जो कि आपको मिर्ज़ापुर के एरिया में दिखते हैं, इसका मजुमदार ने अध्ययन किया है। वहीं पे पलामू के कोरबा का जो है वो संडवार नामक विद्वान ने अध्ययन किया है। पहाड़ों में रहने वाले कोरबा पहाड़ी कोरबा कहलाते हैं तथा मैदानी क्षेत्रों में कोरबा जो हैं वो डीह कोरबा कहलाते हैं। मिर्ज़ापुर के कोरबा अपने को डीह कोरबा तथा पहाड़ी कोरबा के अतिरिक्त दंड कोरबा श्रेणियां बताते हैं। अगर इनके शारीरिक बनावट की बात करें तो कोरबा कम ऊंचाई के, इनकी हाइट काफ़ी कम होती है, काले रंग के लोग होते हैं। ये मजबूत यष्टि वाले लोग होते हैं, किंतु इनके पैर जो होते हैं वो शरीर की तुलना में कुछ छोटे दिखाई पड़ते हैं। पुरुषों की औसत ऊंचाई जो होती है 5 फुट 3 इंच होती है और महिलाओं की 4 फुट 9 इंच होती है। तो एक ये अगर हम भारतीय अपने परिदृश्य में देखें तो एक नॉर्मल हाइट के नीचे ही हम बोलेंगे, क्योंकि अक्सर करके नॉर्मल जो महिलाओं की हाइट होती है, अगर हम भारत में औसत हाइट की बात करें तो 5 फीट के आसपास मानी जाती है। पहाड़ी कोरबाओं की दाढ़ी और मूछों के अलावा शरीर पे भी बड़े बड़े बाल होते हैं और साधारणतः अगर कहें तो वे कुरूप दिखाई देते हैं, मतलब उतने अट्रैक्टिव लुक उनका नहीं होता है। ओके,
सामाजिक संगठन में हम लोग देख लेते हैं इनकी अपनी पंचायत होती है जिसे मैयारी कहते हैं। तो ये टर्म्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैयारी जो है वो पंचायत होती है। सारे गांव के कोरबाओं के बीच एक प्रधान होता है जिसे मुखिया कहते हैं। बड़े बूढ़े तथा समझदार लोग पंचायत के सदस्य होते हैं। पंचायत का फैसला सबको मान्य होता है, तो ये हर जगह होता है। इनका घर बहुत ही, ये कुछ मिस टाइपिंग होगा तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, साधारण होता है। ये जंगल में घास फूस से बने हुए छोटे छोटे घरों में रहते हैं। जो लोग गांव में बस गए हैं वे बांस और लकड़ी के घर बनाते हैं और खपरैल तथा पुआल से छाते हैं। ऊपर का जो उसका रूप होता है, छत होता है, उसको खपरैल और पुआल से, पुआल आप सभी को पता है जो कि धान का निकलता है, तो वो पुआल से उसको छाते हैं। पहाड़ी कोरबा पहले बेआरा खेती अर्थात शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सभी को पता है कि अब इसको यहाँ पे बेआरा खेती क्यों बोला है हमको पता नहीं है। इसको झूम खेती भी बोलते हैं, यानी कि एक जगह वो लोग खेती करते हैं, वो फसल वहाँ होती है, फिर उसको जला देते हैं और फिर उसके वेस्टेज को जला के फिर दूसरी जगह फिर वो खेती करते हैं। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ओके, लेकिन सरकारी नियमों के तरह इस प्रकार की खेती पे बंदिश है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो होती है उस काफ़ी बंजर जैसी हो जाती है, उसका उपजाऊपन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इस पे जो गवर्नमेंट है वो उसको बैन करके रखी है। डी कोरबा साधारण खेती करते हैं। कोरबा जनजाति की एक उपजाति कोरकू है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिस तरह सतपुड़ा की दूसरी कोरकू जनजाति मुसाई भी कहलाती है, उसी तरह कोरकू को भी मुसाई नाम से पहचानते हैं। ओके, जिनका शाब्दिक अर्थ चोर या डकैत होता है। तो ये आप लोग, चूँकि मध्य प्रदेश का एरिया है और एक कहें कि चंबल के एरिया से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। कुक कोरबा और कुक को एक ही उपजाति के दो उपभेद मानते हैं, जबकि ग्रियर्सन, यहाँ ग्रिमर्सन दिया है लेकिन ग्रियर्सन है, भाषा के आधार पर उनकी भाषा को असुरों के अधिक निकट पाते हैं। कोरबा लोगों में माझी जो होते हैं वो सम्मान सूचक पदवी मानी जाती है। तो आप लोग बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि माझी टाइटल से भी बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों में एक काफ़ी सम्मान सूचक पदवी होता है जो कि माझी होता है। संथालों में भी ऐसा ही है। पहाड़ी कोरबा मध्य प्रदेश की आदिम जातियों में से हैं जिनका जीवन स्तर तथा विकास अत्यंत ही प्रारंभिक व्यवस्था में है। यह उनके जीवन के प्रत्येक कलापों में देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में वो शारीरिक स्वच्छता से कोसों दूर हैं। उनके सिर के बाल मैल के कारण रस्सी जैसे लटाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। महिलाओं के कपड़े निहायत गंदे रहते हैं। शरीर के अंग प्रत्यंगों पर मैल की परत पाई जाती है। महिलाएं आभूषण के आधार पर केवल लाल रंग की चिंदियाँ सिर पर बांध लेती हैं। तो वो लाल लाल कलर के जैसे वो लंबे लंबे जैसे होते हैं और वो लोग बांधते हैं, तो उसको चिंदिया कहते हैं। उनकी सामाजिक मान्यताएं भी अन्य आदिवासियों की तुलना में काफ़ी पिछड़ी हुई है। जैसे कहा जाता है कि पहाड़ी कोरबा कुछ परिस्थितियों में भी बहन से भी विवाह कर सकते हैं। पहाड़ी कोरबा में विवाह के लिए माँ बाप की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो महिला है, तो ये साइड में इन्होंने कुछ बांध रखा है। ऐसे ही ये लोग यहाँ पे अपने सिर पे लाल लाल रंग का ऐसा कुछ बांध के और ये लोग घूमते हैं। तो इस तरीके से महिलाओं की अपनी आभूषण की तरह से वो लोग यूज करते हैं। ओके, शिकार प्रियता के साथ शिकार से संबंधित उनके अंधविश्वास और टोने टोटके भी हैं। जैसे शिकार यात्रा के समय बच्चों का रोना अशुभ माना जाता है। कुंटे महोदय के अनुसार शिकार यात्रा पर जाते समय एक व्यक्ति अपने 2 वर्षीय बच्चे को पत्थर पर पटक दिया क्योंकि उसने रोना चालू कर दिया था। तो ये एक मान्यता है कि शिकार पे जाते समय बच्चों को रोना नहीं चाहिए क्योंकि अशुभ माना जाता है। इसी भांति वे शिकार की यात्रा के पूर्व मुर्गों के सामने अन्न के कुछ दाने छिटका जाते हैं। यदि मुर्गों ने ठोस दाने को पहले चुना तो यात्रा की सफलता जो है असंदिग्ध मानी जाती है, यानी कि सफल मानी जाएगी। ओके,
कोरबा के लोगों में किसी प्रकार के आदर्श को महत्व नहीं दिया जाता है। जंगल का कानून ही उनकी मानसिकता है। इन क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी का विशेष महत्व होता है। शीतकाल में आदिवासी लकड़ जलाकर ही, यहाँ पे लकड़ी होगा, जलाकर ही उष्णता प्राप्त करते हैं। नगद पैसा उनके अधिकतर अचार की चिरौंजी से मिलता है। चिरौंजी की मांग तथा मूल्य दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। ये लोग जड़ी बूटियों को बेचना तो दूर, उसके बारे में किसी अन्य को बताना भी पसंद नहीं करते हैं। यानी वो लोग सोचते हैं कि हमारी जो एक सीक्रेट ये इंग्रेडिएंट हैं सब, वो लोगों के बीच में नहीं जाने चाहिए, तो वो बताना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पुरुष लोग हैं वो आपको दिख रहे हैं कोरबा में, और ये महिलाओं की जो एक बोलेंगे इमेज होती है, मतलब किस तरीके से उन लोगों का पहनावा है, क्या कल्चर है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कमार जनजाति के बारे में। आप लोग जब भी एससी दुबे को अगर पढ़ते हैं तो ज़रूर जिक्र आता है, और समीर पेट के कमार जनजाति का भी आता है। तो ये आप सभी को पता है कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी ली हूँ कि एमपी है, एमपी से जुड़ा हुआ ही आप लोगों का आंध्रा भी है। तो आंध्रा, एमपी, छत्तीसगढ़, ये एरिया कुछ होते हैं जिसमें वो लोग बटे हुए होते हैं। तो किसी स्पेसिफिक एरिया की बात हम नहीं करेंगे। तो कमार जो है ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं, और ये जो महिलाओं के गले में आप देखेंगे कि वाइट और ब्लैक लिए हुए ये गले में पहने हैं लोग। तो मैं जितनी भी कमार जनजाति की इमेज देखी उसमें महिलाएं ऐसा ज़रूर पहनी हुई हैं, ये इनकी अपनी स्पेसिफिक पहचान है। ओके, 1961 और 71 में की गई कमारों की जनसंख्या का जिलेवार विवरण प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार लगभग 10% ग्रामीण आदिवासी में रहने वाले आदिवासी हैं। मीन्स ग्रामीण जीवन शैली को उन्होंने अपना लिया है। रायपुर जिले के कमार विशेष पिछड़े माने गए हैं। इस जिले में वे वृंदावनगढ़ और धमतरी तहसील में पाए जाते हैं। कमार विकास अभिकरण का मुख्यालय गरिमाबंद में है। ये प्लेस का नाम है गरिमाबंद, जिसके अंतर्गत घूरा, गरियाबंद, नातारी और मैनपुर विकास खंड कमारों की मूल भूमि है, जहां से वे बाहर गए या मजदूरों के रूप में ले जाए गए। 19वीं सदी तक कमार अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में थे। उनमें से कुछ विवरण अब संदेहास्पद लगने लगे हैं, जैसे कतिपय अंग्रेजी लेखकों ने उन्हें गुहावासी बतलाया है। आज के समय में मध्य प्रदेश के वनों या पर्वतों में कोई भी आदिवासी समूह गुहावासी नहीं है। लिखे गए उपयुक्त अंशों में वर्तमान में उनके व्यवसायों मेंटोकरी बनाना भी सम्मिलित है, जिसमें उन्हें बसेरों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। शासकीय सहायता योजना के अंतर्गत उन्हें कम दामों में बांस उपलब्ध कराया जाता है और चटाइयाँ एवं टोकरियों को सीधे ही खरीद लिया जाता है। बदलते ज़माने में कमारों ने कृषि करना भी सीख लिया है, तो इन्होंने कल्टीवेशन का काम भी सीख लिया है। तो ये अपना एक जो बोलें कि इनकी लाइफ में थोड़ी स्थिरता भी आ गई है। और 1981 में 444 कमार परिवारों के पास स्वयं की छोटी ही सही कृषि भूमि भी थी। मीन्स परमानेंट उन लोग लाइफ अपना सेटल कर रहे हैं। कमारों के दो उपभेद हैं, बुधरजिया और मांकड़िया, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बुधरजिया जो होते हैं वो उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जबकि मांकड़िया जो हैं वो निम्न वर्ग के माने जाते हैं। मीन्स ये भी दो वर्गों में बटे हुए दिखते हैं। ये बंदरों का मांस खाते थे। दोनों ही वर्ग कृषि करने लगे हैं अभी के एट प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो। ओके, यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हैं सहारिया जनजाति। तो सहारिया जनजाति में एक स्वांग नृत्य होता है, ये बहुत फेमस है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा एग्जाम में पूछ दिया जाए कि स्वांग नृत्य जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो ये सहारिया जनजाति से संबंधित है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये नृत्य करने के समय का ये गेटअप है। तो अक्सर करके ये लोग
लोग जब नृत्य करते हैं तो इसी गेटअप में करते हैं। ओके, अब हम लोग कुछ डिटेल इनके बारे में देख लेते हैं। तो सहरिया भारत की एक प्रमुख जनजाति है। ये जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में निवास करती है। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों जैसे कि श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर में सहरिया आदिवासियों की बड़ी आबादी है। यह जनजाति राजस्थान के बारन जिले में भी पाई जाती है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एमपी में ही पाई जाती हैं, बल्कि ये राजस्थान के भी कुछ एरिया में पाई जाती है। सहरिया लोग खुद को भील आदिवासियों के सहोदर भाई मानते हैं। सहरिया एक प्रिमिटिव ट्राइब है, तो वो हम सभी को पता है, और इनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना आज भी एक चुनौती है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये लोग भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है उसको ये लोग चेंज करने में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि एक बार हम लोग अंडमान निकोबार गए थे ट्रिप पे, तो वहाँ पे जो जनजाति है कोरवा जनजाति, आप सभी को पता होगा कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो हम लोग एक आइलैंड पे जा रहे थे, तो वहाँ पे जिस रास्ते से जा रहे थे वो उन्हीं का एरिया था, और मुझे ये याद है कि वहाँ पे कोई एक सिंगल व्हीकल नहीं जा सकती है, मीन्स एक कोई कार या गाड़ी जो है वो नहीं जा सकती है। उनकी अपनी टाइम भी होती है, जैसे कि अगर सुबह के 9 बजे से शुरू होता है तो शाम के 5 से 6 बजे तक रिटर्न आना रहता है उस एरिया से। तो और गाड़ियां जब चलती हैं तो एक साथ कम से कम 10 और 15 गाड़ियां एक साथ, गवर्नमेंट की ही तरफ से वो सारे व्यवस्था की गई रहती है। तो सब ग्रुप में गाड़ियां जाती हैं और फिर उधर से वापस आ जाती हैं। स्ट्रिक्टली परमिशन रहता है कि आप लोग बिल्कुल हॉर्न नहीं बजाएंगे, बहुत तेज़ गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। तो इस तरीके का, क्योंकि उन लोगों को भी एक असुविधा सा महसूस होता है, और असुविधा कहें या ये कहें कि असुविधा तो होती ही होती है, ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात का संदेह होता है कि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो, या ये चीज़ होता है कि हम कहीं ना कहीं उन लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो हम अपनी जो खुद की हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है, वो मिट जाएगी, या हम कहीं रून ना हो जाएं, यानी बर्बाद ना हो जाएं। ओके, कुपोषण एक बेहद गंभीर समस्या है जिससे सहरिया ग्रस्त है। हाल के वर्षों में सरकार ने गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सहरिया आदिवासी बहुल गांवों में कुपोषण के निदान और स्वास्थ्य संबंधी मसलों पर बेहतर काम करने की कोशिश की है। यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझेंगे, इसके बारे में हमको फैक्ट मिल गया तो इसको डिस्कस कर लेंगे। सहरिया या सहरिया मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान के कुछ जिलों में रहने वाला एक जातीय समूह है। उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सहरिया समुदाय का प्रत्येक वयस्क सदस्य को एक शासी परिषद का हिस्सा मानता है, जिसका अध्यक्ष एक पटेल होता है। तो ये एक शासकीय परिषद होता है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या पंचायत की बात करें तो उस तरीके से एक शासकीय परिषद होता है, और जिसका अध्यक्ष जो होता है वो पटेल होता है। और जितने सहरिया लोग होते हैं, वयस्क लोग, तो वो लोग जो होते हैं, ये थोड़ा सा राइटिंग के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, पटेल होता है अध्यक्ष उसका, और जितने वयस्क मेंबर होते हैं वो सभी के सभी इसके सदस्य बनते हैं। ओके, सहरिया लोग कुछ कुशल वनकर्मी और वन उत्पादक संग्राहक होते हैं। वे खैर के पेड़ों से कत्था बनाने के लिए विशेष रूप से कुशल हैं। तो जो कत्था हमें मार्केट में देखने को मिलती है वो खैर के पेड़ से प्राप्त होती है, और वो लोग बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह जो है वो क्या होता है। तो जनजातीय समूह में पीवीटीसी अधिक सुरक्षित है। तो ये हमारा जो ये बोलेंगे कि इसके बारे में यहीं हम लोग देख लेते हैं, डिटेल में दिया है। 1973 में डेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया था जो जनजातीय समूहों से कम विकसित है। तो डेबर आयोग का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो जनजातीय समूह होते हैं, जो भी ट्राइब्स ग्रुप होते हैं, उनमें भी अगर बहुत ही कम विकसित जो ग्रुप देखने को मिलता है उसको इन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा है।
पीटीजी यानी कि आदिम जनजातीय समूह। तो ये डेबर आयोग ने 1973 में ही ये कैटेगराइज कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम जो है वो बदल के पीवीटीजी कर दिया है। तो ये जो है यही कमज़ोर रूप से जनजातीय विशेष रूप से यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पीवीटीजी की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं, वे ज़्यादातर समरूप हैं, उनकी आबादी छोटी है, अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अलग थलग हैं, लिखित भाषा का अभाव है यानी उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, अपेक्षाकृत सरल तकनीक है और परिवर्तन की दर जो है वो काफ़ी धीमी है। तो चूंकि हम जब मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे विकास के तो हमारे अंदर परिवर्तन भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। सूचीबद्ध 75 पीवीटीजी में सबसे अधिक जो संख्या है वो उड़ीसा में पाई जाती है। तो जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स हैं उनकी अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पाई जाती है तो वो उड़ीसा में पाई जाती है। ओके यहाँ पे कुछ और कंटेंट मुझे मिला, हिंदी में तो नहीं मिल पाया बट ठीक है, जो इंग्लिश में मुझे थोड़ा कंटेंट मिला तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे रिलीजन की बात आ गई तो जो सहरिया लोग होते हैं वो एनिमिज्म यानी प्रकृतिवाद में विश्वास करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फोक हिंदुइज्म गॉड्स और गॉडेस दैट दे वर्शिप एंड सेलिब्रेट द मेजर फेस्टिवल। तो मेजर फेस्टिवल्स में इनके कौन होते हैं, वीर तेजा करके, ये इनका की टर्म है, ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। वीर तेजा जो है वो सहरिया ट्राइब से जुड़ा हुआ है। ओके, ठक्कर बाबा हैं, दुर्गा, हनुमान, लालबाई, बेजासैन, सावनी अमावस्या, श्रावणी जिसे हम लोग श्रावणी अमावस्या कहते हैं, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, दीपावली, होली और अगेन तेजा दशमी भी ये लोग मनाते हैं। तो तेजा करके अगर माइंड में आता है तो वीर तेजा, तेजा दशमी, ये जो त्यौहार है ये सहरिया से जुड़े हुए हैं। ओके, मैरिज की बात कर लेते हैं। विवाह का क्या इन लोगों में देखा जाता है। दे कंसिडर एवरी वन इन एन इंडोगेमस ग्रुप। तो ये आपस में जो इंडोगेमस यानी कि अंतर जातीय जो विवाह देखने को मिलता है यानी अपने ही ग्रुप में विवाह करना, टू बी ब्रदर एंड सिस्टर। तो भाई बहन में भी ये लोग शादी कर लेते हैं। मैरिजेस हैव टू बी अरेंज फ्रॉम अदर क्लैंस। तो दूसरे क्लैंस के द्वारा शादियाँ जो वो अरेंज की जाती हैं। ओके, सोशल लाइफ की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि द सहरिया कम्युनिटी कंसिडर्ड एवरी एडल्ट मेंबर पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल विच इज़ हेडेड बाय द पटेल। तो पटेल ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो पटेल होते हैं उनसे उनके वो अध्यक्ष होते हैं और उससे डिस्कस किया जाता, मीन्स जो भी सहरिया ग्रुप के एडल्ट लोग होते हैं तो वयस्क लोग होते हैं वो उसके मेंबर बन सकते हैं। अ पटेल अपॉइंटमेंट्स आर बेस्ड ऑन हेरेडिटरी क्राइटेरिया बट फाउंड टू बी अनफिट और अनसूटेबल इस बेसिस फॉर रिमूवल। तो अगर मान लेते हैं कि जैसे कि एक किसी फैमिली से कोई पटेल है तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा हो सकता है कि वही पटेल रहे यानी मुखिया जो भी रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर वो अनफिट है या अनसुटेबल है यानी कि वो उतना काबिल नहीं है कि पटेल बन सके तो उसको हटाया भी जा सकता है। द काउंसिल डिसाइडेड डिस्प्यूट बाय द कंसेंसस, इट इम्पोजेस फाइन एंड ostracism on guilty offenders committing rape, इलोपमेंट और एडल्ट्री। तो अगर कुछ भी इस तरीके के केसेस होते हैं तो उसके लिए उनके अपने खुद के नियम कानून भी बनाए गए रहते हैं। ओके, एन इंटर विलेज डिस्प्यूट इज़ रिफर टू एज चोकला पंचायत। तो ये आप लोगों को एक की टर्म देखने को मिल रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा कि चोकला पंचायत जो होता है वो जैसे दूसरे गांव से अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसके लिए चोकला पंचायत होती है और वो सारी चीज़ों को संभालती है। ओके, सिंस दे मे बी सराउंडेड बाय स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, दे मे स्पीक वेरियस हिंदी डायलेक्ट्स। तो वो लोग बहुत सारे हिंदी से रिलेटेड डायलेक्ट्स भी मीन्स बातचीत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। ओके,
इकोनॉमी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग फीमेल देख सकते हैं कि सहरिया में किस तरीके का कल्चर देखने को मिलता है फीमेल में। ओके, द सहरियाज आर एक्सपर्ट वुड्समैन एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदर्स। तो ये लोग जो जंगल में जो भी जंगल से सामान जो बनाए जा सकते हैं, जो वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो उसके लिए ये लोग एक्सपर्ट माने जाते हैं। और वुड्समैन यानी कि लकड़हारा की बात करें तो वो लोग मतलब इसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज होते हैं। दे आर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन मेकिंग ये कैटेचू फ्रॉम खैर ट्रीज। तो खैर ट्रीज जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उससे ये प्राप्त करते हैं। तो हिंदी में ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। द मेन बिजनेस इज गैदरिंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेस्ट वुड कम तेंदू लीफ हनी महुआ एंड मेडिसिनल हर्ब्स। तो ये मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह भी ये लोग सेल करते हैं, बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आल्सो इंक्लूड मेकिंग बास्केट्स, माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड ब्रेकिंग स्टोन्स। दे आल्सो हंट एंड फिश। तो ये शिकार भी करते हैं, मछलियाँ भी पकड़ते हैं। इस तरीके का इन लोगों का अपना व्यवसाय देखने को मिलता है। सम सहरियाज आर सेटल्ड कल्टिवेटर्स। तो वो लोग अपनी कृषि भी करते हैं। वीट, पर्ल, मिलेट एंड मैजे यानी कि जो गेहूं होता है, बाजरा, जौ आदि है, ये इनका मेनली क्रॉप होता है। ग्राम एंड अरहर यानी कि जो चना होता है और अरहर होता है, तूर होता है, ये इनकी मेन पल्सेस हैं, मीन्स जो दलहन या दाल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, एक जनजाति देखते हैं, अबुझमाड़िया जनजाति। अबुझमाड़िया जनजाति क्या है, इसको हम लोग डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो अबुझमाड़िया यह एक विशेष पिछड़ी जनजाति है जो कि बस्तर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाली माड़िया गोंड को अबुझमाड़िया कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अबुझमाड़िया जनजाति जो है ये हालांकि बस्तर में रहती है, लेकिन इसमें से भी कुछ लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। जब मध्य प्रदेश में हम देखेंगे तो अबुझमाड़िया जनजाति भी पाई जाती है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अबुझमाड़िया जनजाति नारायणपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के अबुझमाड़ के क्षेत्र में निवासरत है। नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले माड़िया गोंड को अबुझमाड़िया कहा जाता है। तो ऑलरेडी ये हम लोग आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। ओके, अबुझमाड़ क्षेत्र में बसे होने के कारण माड़िया या हिल माड़िया कहा जाता है इन्हें। माड़िया जनजाति गोंडों की उपजाति है। तो जो माड़िया जनजाति है वो गोंड जो होते हैं उनकी उपजाति मानी जाती है। माड़िया जनजाति किसी भी दो उपजाति है, तो इसमें कौन सी है, अबुझमाड़िया है और बोयसनहान करके है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो माड़िया जनजाति है इसकी भी तो उपजाति पाई जाती है, और ये अबुझमाड़िया हो जाता है और एक बोयसनहान होता है। अबुझमाड़िया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति अबुझमाड़ के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि बोयसनहान जो है वो इंद्रावती नदी के आसपास के जंगलों में निवास करते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति को मेटा भूमि यानी कि भूमि पर मर मिटने वाला कहा जाता है। वर्तमान में इनकी जनसंख्या जो है वो लगभग 22,000 है। इन जनजातियों की साक्षरता दर जो है वो बहुत ही कम है। या यहाँ पे आप लोग आंकड़े देख सकते हैं 19.25 है, यानी कि अगर दूसरे ट्राइब से कंपेयर करें तो सबसे कम है। तथा ज़्यादातर जो अबुझमाड़िया लोग हैं वो बस्तर संभाग के नारायणपुर तहसील में निवास करते हैं। यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं। ओके, अबुझमाड़िया जनजाति का हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अबुझमाड़िया जनजाति के इतिहास में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। किंवदंतियों के अनुसार माड़िया गोंड जाति के प्रेमी सामाजिक दर से भागकर इस दुर्गम क्षेत्र में आए और यहीं बस गए। इसी के वंशज अबुझमाड़ क्षेत्र के रहने वाले कारण अबुझमाड़िया कहलाए हैं। और यहाँ यह सामान्य रूप से अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले माड़िया गोंड को अबुझमाड़िया कहा जाता है। तो ऑलरेडी ये हम लोग बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे कंटेंट, चूँकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ना है तो अगेन फिर वही बात कही जा रही है। गोंड जनजाति से अलग होकर ये अबुझमाड़ क्षेत्र के घने जंगलों में चले गए, जिसकी वजह से अबुझमाड़िया जनजाति कहलाने लगे। तो ये अबुझ का मतलब होता है कि अनजाना,
और माड़िया मीन्स होता है पहाड़ों। तो जो अनजान लोग हैं जो कि पहाड़ों में रहते हैं उन्हें अबुझ माड़िया कहते हैं। बहुत ही सिंपल इसका मीनिंग है। अबुझ माड़िया जनजाति आज भी अपनी परंपरा को सहेजे हुए है, इसीलिए इनको भूमि के रक्षक भी कहा जाता है। इनकी संस्कृति और विरासत देख लेते हैं। अबुझ माड़िया जनजाति की संस्कृति उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अद्भुतताओं का प्रतीक है। वे प्रमुख रूप से हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और अपनी पारंपरिक पूजा आराधना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके धार्मिक आचरण और रीति रिवाज उनके समाज की एकता और समरसता का प्रतीक होते हैं। इनकी भाषा और संगीत भी उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अबुझ माड़िया जनजाति की भाषा असमी भाषा के एक विशेष रूप को प्रकट करती है, जिसमें उनकी विचारधारा, भावनाएं और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिष्ठान होता है। उनके संगीत में भी उनकी पारंपरिक गायन कला दिखती है, जिसमें धार्मिक कथाएं और सांस्कृतिक मूल्यों की बजाय जाती है। ओके, धार्मिक कथाएं और सांस्कृतिक मूल्यों की ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गलत लिखा है। मूल्य जो हैं वो नज़र आते हैं, ये हम कह सकते हैं। ओके, ये चूँकि कंटेंट लिया जाता है तो समटाइम्स कहीं कहीं पे चूँकि वहाँ से मिसटाइपिंग भी होती है। आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश कंटेंट को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो मेरा काम वही है, क्योंकि मैं हिंदी में कंटेंट जल्दी मिलते नहीं हैं और उसको मैं फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ। तो ट्रांसलेट करने के बाद भी बहुत सारी मिस्टेक्स दिखाई देती हैं, तो उसमें मुझे जितना दिखता है उतना मैं करेक्शन करती हूँ। और सोशियोलॉजी के साथ कहें तो सबसे बड़ी दुविधा यही है कि सही कंटेंट जो है वो हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है, यानी हमें इंग्लिश में ही उन्हें रिफ़र करना पड़ता है। तो इसके लिए अब मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इंग्लिश के जो कंटेंट होते हैं उनको अगेन हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी में फिर उसको मुझे देख के करेक्शन सारा करना पड़ता है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। तो समटाइम्स कहीं पे ये मिस हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से भी एफर्ट डाल के और थोड़ा उसको करेक्ट कर लिया करिए आप लोग, कहीं अगर गलती दिखती है तो। ओके, अबुझ माड़िया जनजाति के वस्त्र और श्रृंगार, जैसे कि यहाँ पे श्रृंगार आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, भी उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके परिधान उनके स्थानीय परिवेश, मौसम और आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जो उनके पोशाक होते हैं, ये वस्त्र होते हैं, वो वहाँ का परिवेश, स्थानीय परिवेश कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है या उनकी आवश्यकताएं कैसी होती हैं, उनके अनुसार डिज़ाइन किए जाते हैं और उनके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करते हैं। इसके अलावा अबुझ माड़िया जनजाति का खान पान भी उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उनकी पारंपरिक खाद्य पदार्थ और विविधता से भरपूर विशेषताएं उनके खान पान की अपनी पहचान बनाती है। अबुझ माड़िया जनजाति की संस्कृति और विरासत उनके समाज के आत्मसम्मान और गरिमा का प्रतीक है। उनका सांस्कृतिक धरोहर उनकी जीवन शैली, सोच और समाज की मूल तत्वों को प्रकट करता है और उन्हें उनके रुझान और उद्देश्यों के प्रति समर्पित बनाता है। अबुझ माड़िया जनजाति की कृषि की बात कर लेते हैं। तो अबुझ माड़िया जनजाति जो है, यहाँ पे आप लोग कट कर दीजिएगा, ये जनजाति स्थानांतरित कृषि करते हैं, यानी कि झूम खेती इसे कहते हैं। खेत ढलवा भूमि में बनाया जाता है जिसमें धान उगाया जाता है। सभी लोगों के द्वारा मिलकर खेती के लिए जंगलों की सफाई की जाती है। खेतों के लिए अलग अलग बाड़ा यानी घेरा नहीं बनाया जाता है। सभी खेतों के लिए एक बड़ा सा घेरा तैयार किया जाता है। तो कौन सी सही जगह होगी खेतों के लिए तैयार करने के लिए, तो उसके लिए बड़ा सा घेरा बना दिया जाता है। ये लोग धान के अतिरिक्त चमेली, जोधरा, कसरा इत्यादि मोटे अनाज उगाते हैं जिन्हें जंगली सूअरों द्वारा ज़्यादा नुकसान का खतरा रहता है। इसके अलावा ये लोग घर के पीछे बाड़ी में केला, सब्जी, तंबाकू आदि उगाते हैं। ओके, अबुझ माड़िया जनजाति के लोकगीत और लोक नृत्य की बात करते हैं तो फोक डांस की बात कर लेते हैं पहले। अबुझ माड़िया जनजाति में काकसाड़
ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। रीलो नृत्य भी एक होता है और गेंडी प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों नाम जो है अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है। अबुझमाड़िया जनजाति की लोक नृत्य प्राचीन संस्कृति और जीवन शैली का प्रतीक होती है। उनके सामाजिक समागमों, उत्सवों और धार्मिक आयोजनों में प्रदर्शित होते हैं। इन नृत्यों के माध्यम से वे अपनी भूमि की अद्वितीयता और अपने धार्मिक आदर्शों को प्रकट करते हैं। लोकगीत की बात करते हैं, फोक सॉन्ग। अबुझमाड़िया जनजाति के प्रमुख लोकगीत जो हैं वो घोटुल पाटा, ककसार पाटा, पेंडुल पाटा, रीलो गीत, पूजा गीत और ददरिया आदि है। इनके उनके समाज, संस्कृति और जीवन शैली की छवि को प्रकट करते हैं ये जो लोकगीत होते हैं। और इन गीतों में आमतौर पर उनके दैनिक जीवन के पट्टी, खुशियाँ, दुख दर्द और परंपरागत मूल्यों का प्रतिष्ठान होता है। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं ये थोड़ा सा ब्रीफ में कि ये क्या क्या होते हैं। रीलो गीत यानी रिलीजियस सॉन्ग जो है, अबुझमाड़िया जनजाति के रीलो गीत उनके आध्यात्मिक अनुष्ठान और धार्मिक आयोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये लोकगीत धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं की महिमा और आध्यात्मिक आदर्शों को स्तुति और प्रशंसा का अभिव्यक्त करने का माध्यम होते हैं। तो जो रीलो गीत होते हैं यानी रिलीजियस सॉन्ग होते हैं वो चूँकि रिलीजियस हैं तो धर्म से रिलेटेड ही होते हैं। पूजा गीत भी डिवोशनल सॉन्ग है, आप लोग देख सकते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति के पूजा गीत भगवान की पूजा और आराधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये गीत पूजा आराधना के दौरान गाए जाते हैं, तो ये धार्मिक आयोजनों में भी प्रदर्शित होते हैं। अच्छा, ददरिया क्या है? ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड बालैड्स। तो ये देखते हैं क्या है। अबुझमाड़िया जनजाति की ददरिया गाथाएं और गाने उनकी पारंपरिक कथाओं और इतिहास को सुनाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इनमें स्थानीय वीरता कथाएं, महाकवियों की किस्से और समाज के मूल उपदेशों का प्रसार होता है। अबुझमाड़िया जनजाति की लोकगीत और लोक नृत्य उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो उनकी अनूठी पहचान और समृद्ध संस्कृति को प्रकट करते हैं। ओके, अभी हम लोग अबुझमाड़िया जनजाति में देवी देवताओं की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बूढ़ा देव, बूढ़ी माई, ठाकुर देव, बूढ़ी डोकरी और लिंगोपेन एवं गोत्रानुसार कुल देवता अपने जो भी होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो बूढ़ा देव क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति के कई समुदायों में बूढ़ा देव को प्रमुख रूप से देवता के रूप में पूजा जाता है और वे मुख्य रूप से असम राज्य में प्रसिद्ध हैं। बूढ़ा देव जो हैं वो असम राज्य में हैं। वे वहाँ के बोडो, डिमासा, आदिवासी और अन्य समुदायों में उनकी विशेष मान्यता है। तो बूढ़ा देव कौन है? ये आमतौर पर शिव के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये आप लोग बूढ़ा देव को शिव से रिलेट करके देखिएगा। बूढ़ी माई एक महत्वपूर्ण देवी हैं जिन्हें अबुझमाड़िया जनजाति के अनेक समुदायों में पूजा जाता है। वे भागलपुर जिले के संदाल और पहाड़िया समुदायों में प्रमुख है और उनकी मान्यता भागलपुर क्षेत्र में व्याप्त है। तो इनको एक दुर्गा माता के रूप में लगभग बूढ़ी माई को माना जाता है। ओके, ठाकुर देव को असम राज्य के कर्नाटकी समुदाय के प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है। वे श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं ठाकुर देव। ओके, लिंगोपेन क्या है ये देखते हैं। लिंगोपेन भारतीय जनजातियों के बिहू और संदाल समुदाय के प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वे मुख्य रूप से झारखंड राज्य में पूजे जाते हैं और उनका विशेष त्यौहार जो है वो लिंगोपेन फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान भक्तों के द्वारा पूजा, भजन, कीर्तन और परंपरागत नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता है जिससे समुदाय की एकता और सांस्कृतिक विरासत को बचाया जाता है। तो ये कुछ देवी देवताओं की बात हो गई कि ये लोग किसको मानते हैं। इनमें विवाह प्रथा हम लोग देख लेते हैं अबुझमाड़िया जनजाति में। तो ये 3 प्रकार की देखने को मिलती है। एक बिथेर होता है कि एक जैसे हम किसी के साथ भाग के शादी कर लिए तो एक साथ भाग जाने में बिथेर कहलाता है। ओडियत्ता जो होता है वो ज़बरदस्ती घुसपैठ विवाह होता है यानी ज़बरदस्ती से विवाह कर लेना। और पुनर्विवाह को इसमें चूड़ी पहनना कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है इसमें।
भाषा की यदि बात करें तो अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा माड़ी बोली यानी द्रविड़ भाषा के परिवार की एक बोली है, बोली जाती है। द्रविड़ भाषा भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषा परिवार की एक शाखा है जिसमें कई उपभाषाएं और भाषाएं शामिल हैं। तो ये अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये द्रविडियन लैंग्वेज से काफ़ी कोरिलेट होता है। तो ये भाषा परिवार दक्षिण भारत में मुख्य रूप से प्राचीन द्रविड़ जनजातियों द्वारा बोली जाती थी और अब भी दक्षिण भारतीय राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि द्रविड़ भाषा के उदाहरण में तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम आदि आते हैं। तो ये द्रविडियन लैंग्वेज में हैं। ये भाषाएं व्याकरण, शब्दावली और भाषाई संरचना में अपनी विशिष्ट और ध्वनिक परिप्रेक्ष्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अभी जैसे मैं कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि कन्नड़ा में, जैसे मुझे कन्नड़ा आता है थोड़ा थोड़ा, तो कन्नड़ा में जैसे अगर हम हिंदी में अगर हम लिखते हैं, ये पेन मेरा चल नहीं रहा है सही से, ओके, रुचिकर, अगर हम एक मिनट, रुचिकर, ये आप लोग समझिएगा। तो रुचिकर यदि हम लिखते हैं तो हमको ये होगा कि इंटरेस्टिंग है, ऐसा हम लोग हिंदी में जो रुचिकर का मतलब होता है कि इंटरेस्टिंग है। लेकिन कन्नड़ा में जब रुचिकर लिखा जाता है, ये तो मैंने हिंदी में लिखा है, कन्नड़ा में रुचिकर लिखा जाएगा। अभी मैं कन्नड़ा में आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ। ये र होता है, ये उ की मात्रा होती है, ये च होता है, ये ई की मात्रा, तो रुचि ये क है और ये अगेन र हो गया। तो ये रुचिकर है। रुचिकर जब कन्नड़ा में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जैसे खाने की बात आती है, बहुत टेस्टी है, खाना बहुत टेस्टी है, तो इसको बोला जाता है कि खाना बहुत टेस्टी है, तो इसके लिए रुचिकर का प्रयोग किया जाता है। तो ये लोग कहते हैं रुचिकर मीन्स टेस्टी। और यहाँ पे हिंदी में जब हम रुचिकर की बात करते हैं तो इस रुचिकर का मतलब होता है कि इंटरेस्टिंग, मीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। तो ये आप लोग देखेंगे कि वर्ड सेम है बट मीनिंग अपनी खुद की अपनी पहचान लिए हुए है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि यह भाषाएं जो हैं वो व्याकरण, शब्दावली और भाषाई संरचना में अपनी विशिष्टता और ध्वनिक परिप्रेक्ष्य के लिए भी प्रसिद्ध है। ओके, अबुझमाड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। अब घोटुल प्रथा क्या है ये तो आप सभी को पता है। अबुझमाड़िया जनजाति के लोगों में घोटुल यानी युवा गृह जो कि गांव में पाया जाता है, जिनमें युवक युवतियां जाकर नाच गान तथा अन्य सामाजिक आर्थिक जीवन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह परंपरा प्रचलित है। इसमें प्रतिदिन शाम होने पर गांव के सभी कुंवारे लड़के और लड़कियां घोटुल यानी सार्वजनिक रूप से बना अलग प्रकार का घर में जाते हैं एवं अंधेरा होने से पहले घर लौट आते हैं, जहां पर सिरदार अर्थात घोटुल का जो प्रमुख होता है एवं कोटवार व्यवस्थापक वहां पे होते हैं। कोटवार घर के अंदर लड़के लड़कियों की जोड़ा बनाते हैं। कोई भी जोड़ा 3 दिन से अधिक एक साथ नहीं रह सकता है। घोटुल में लड़कियों द्वारा लड़कों का बाल संवारना, पैर की मालिश जैसी कार्य किया जाता है। उसके बाद ये लोग घोटुल के बाहर नाच गान करते हैं। इस नाच में शादीशुदा औरतें भाग नहीं ले सकती हैं, जबकि विवाहित पुरुषों को इसमें भाग लेने की छूट होती है। ये आग के चारों ओर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर नाचते हैं। घोटुल के दौरान यदि कोई लड़का लड़की पसंद आपस में कर लेते हैं तो घर वालों को बताते हैं और फिर उनकी शादी कर दी जाती है। तो घोटुल प्रथा आप सभी को पता ही है। तो हम लोग मौर्य जब जनजाति पढ़ते हैं तो उसमें घोटुल प्रथा को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अबुझमाड़िया जनजाति में भी घोटुल प्रथा पाई जाती है। ओके, अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अबुझमाड़िया जनजाति के प्रमुख त्यौहार जो हैं वो पोला, काकसार और पंडुमादी है। अबुझमाड़िया जनजाति के गोत्र इस जाति के वंश को अनेक गोत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें जिसे कि गोती कहा जाता है। गोत्र को ही गोती कहा जाता है। इनके प्रमुख गोत्र कौन कौन से हैं? तो अक्का, मंडावी, थुरवा, सेंडी, मरका, गुंठा, अटमी, लखमी, बडदे, थोंडा आदि है। तो ये सारे टर्म आप लोगों को सिर्फ इसलिए याद रखना है कि अगर पूछ दिया जाए कि लखमी क्या है
अगर पूछ दिया जाए कि लक्ष्मी क्या है तो ये एक प्रकार का गोत्र है, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये घोटुल का भी नाम हो सकता है या गोत्र का नाम हो सकता है, वंश का नाम हो सकता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे गोत्र के नाम हैं। इनमें युवा गृह होता है, घोटुल जिसे कहा जाता है, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उस्माड़िया जनजाति के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं और जिसे ये गायता या फिर सिरहा कहते हैं। तो जो तंत्र मंत्र में विश्वास करने का जो प्रोसेस है उसको ये लोग गायता या फिर सिरहा कहते हैं। अब उस्माड़िया जनजाति में महुआ एवं सल्फी प्रमुख पेय पदार्थ होता है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव हेतु कुरमा नामक अलग से झोपड़ी बनाया जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कुरमा जो होता है वो एक अलग तरीके का झोपड़ी जैसा घर बनाया जाता है जहाँ पे गर्भवती महिलाओं का प्रसव वहाँ कराया जाता है। और इन लोगों में ऐसा भी होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन भी ये लोग जब ये गर्भवती होती हैं तो विशेष ध्यान दिया जाता है खान पान पे। और उस समय में इन लोगों को कोई भी चाहे फूल है या कुछ पत्ते हैं तोड़ना मनाही होता है, उनको नहीं तोड़ने दिया जाता है। क्षेत्र के सबसे मुखिया व्यक्ति को मांझी कहा जाता है। ये लोग तीरंदाजी और एवं आखेट करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये 4 इम्पॉर्टेंट आज फिर हम लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में डिस्कस किए। और जो मध्य प्रदेश की मुख्य जनजातियां हैं वो यही 4 अक्सर करके 4 नहीं 6 ऑलरेडी हम लोग 2 पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इतना आप लोगों को अगर फैक्ट तैयार हो जाता है एमपी रिलेटेड तो आप लोगों का जनजातियों से रिलेटेड काफ़ी कुछ फैक्ट तैयार हो जाएगा। आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए आज का लेक्चर और जो स्टडी का लेक्चर था वो काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए। धन्यवाद।